खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है खानदान। यह फिल्म वर्ष 1965 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाले 5 फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म को उस वर्ष का फिल्म फेयर के 4 सर्वप्रमुख पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ गायिका, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार से नवाजा गया था। इस फिल्म के निर्देशक थे ए भीम सिंह और फिल्म में मुख्य भूमिका सुनील दत्त और नूतन ने निभाई थी, जबकि खलनायक की भूमिका में थे प्राण। वहीं ललिता पवार, मुमताज और ओम प्रकाश ने सहायक अभिनेत्री और अभिनेता का रोल निभाया था। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे रवि और फिल्म के गानों को स्वर दिया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के श्रुति मधुर गानों की प्रमुख गानों में से प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। बड़ी देर भई रे नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है क्यों इसका चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। उन गगन पर उड़ते बादल आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छिपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। 2 दिन झूठा प्यार दिखा के चला गया एक बाबू, कोई बताए कैसे रखूं मैं अपने दिल पे काबू। मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम, मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम। कोई समझे ना मेरी कहानी हाय राम, मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम, मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो,
तुम मेरे क्या हो, तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ओ बल्लो सोच के मेला जाना, सारा शहर तेरा दीवाना, तेरे रूप को देख के ताना बदनाम न करे। ओ बल्ले समझ न मुझको बोली, मेरा रूप जहर की गोली, सुन ले दीवानों की टोली, कोई नाम न धरे। आओ हम डांस करें, थोड़ा रोमांस करें, नजर नजर में हुआ है सौदा तेरे मेरे दिल का। आओ हम डांस करें, थोड़ा रोमांस करें, तुम हो के बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला, तुम हो के बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला। बदकिस्मत के घर में हुआ है पैदा किस्मत वाला, तू हो के बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला, तू हो के बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म खानदान की पूरी कहानी। फिल्म खानदान की कहानी की शुरुआत जीवन दास लाल, जिसकी भूमिका ओम प्रकाश ने निभाई, के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी कर रहे होने के एक दृश्य से होती है। मुख्य पूजा के दिन पहनने के लिए यह अपने परिवार के सभी सदस्यों के बीच वस्त्रों का वितरण कर रहा है। सबसे पहले यह अपने भाई शंकर लाल, जिसकी भूमिका मनमोहन कृष्ण ने निभाई है, को बुलाकर वस्त्र देता है। तभी वहाँ उसकी अनुज वधू पार्वती, जिसकी भूमिका सुलोचना चटर्जी ने निभाई है, आ जाती है या उसे भी एक सुंदर बनारसी साड़ी देता है। तभी इसकी पत्नी भगवंती, जिसकी भूमिका ललिता पवार ने निभाई है, इन लोगों की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। यह अपने पत्नी को भी जोधपुर सिल्क की एक साड़ी देता है। इस साड़ी को हाथ में लेते ही इसकी पत्नी भड़क जाती है और गुस्सा करते हुए इससे कहती है कि तुम्हें अपने छोटे भाई की पत्नी के लिए बनारसी साड़ी लाने की सूझी और मेरे लिए जोधपुर की। इस पर जब वह कहता है कि बनारसी साड़ी तो तुम्हारे पास पहले ही से है और फिर जोधपुर की साड़ी भी तो कोई कम नहीं, तभी इसकी देवरानी अपनी बनारसी साड़ी उसे देते हुए कहती है कि इसे तुम ही रख लो दीदी, या तुम्हारे ऊपर खूब फबेगी। इसके बाद ये अपने भतीजा गोविंद लाल, जिसकी भूमिका सुनील दत्त ने निभाई है और जो एक विकलांग है, उसे भी एक वस्त्र देता है। पूजा के अवसर पर परिवार के लोगों के साथ साथ गांव के लोग भी भजन गाते हैं और जमकर खुशियां मनाते हैं। श्री कृष्ण की स्तुति में एक गीत गाकर गोविंद सबका मन मोह लेता है। पूजा के दिन गोविंद अपने छोटे भाई श्याम के बारे में अपने ताऊ जीवन दास को बताता है कि यह पहली बार है जबकि श्याम इस धार्मिक कार्यक्रम में अपने परिवार का हिस्सा नहीं है। फिर वह अपने ताऊ से श्याम के पास रजिस्ट्री से प्रसाद भेजने की बात करता है। इस पर उसके ताऊ कहते हैं कि प्रसाद तो रजिस्ट्री से नहीं भेजा जा सकता, हाँ उसके कपड़े मैंने रजिस्ट्री से पहले ही उसके पास भिजवा दिए हैं। इस पर गोविंद की ताई उस पर ताना मारते हुए कहती है, लूले की बुद्धि से क्या लेना देना, यह तो खाली खाना खाना जानता है। तब गोविंद भी अपनी ताई को मुंह चिढ़ाते हुए कहता है कि अब तो यह अपने भाई को प्रसाद देने जरूर जाएगा। इस पर जीवन दास यह कहते हुए दोनों को शांत कर देता है कि जो होना था वह तो हो चुका है, अब तुम लोग नाहक ही इस पर चर्चा कर रहे हो। एक दिन जब गोविंद खेत में काम कर रहा होता है, तभी एक टमटम पर आ रही अपनी माँ और उस पर नज़र पड़ती है। माँ को आवाज़ देने पर उसकी माँ, एक लड़की राधा, जिसकी भूमिका नूतन ने निभाई है, के साथ टमटम से नीचे उतरकर इसके पास आती है। माँ को प्रणाम करने के उपरांत गोविंद उससे इस लड़की को लेकर सवाल करता है। इस पर उसकी माँ बताती है कि इस लड़की के माँ बाप की मृत्यु हो जाने के कारण यह अनाथ हो गई थी, ऐसे में मैं उसे यहाँ अपने साथ रखने के लिए लेकर आ गई हूँ। इसके बाद वे तीनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। गोविंद की माँ अपने जेठ जीवन दास से इस लड़की के अनाथ होने के कारण उसे अपने पास रखने के उद्देश्य से यहाँ लेकर आने की बात बताते हुए इसे अपने यहाँ रखने के लिए अनुमति मांगती है। इस पर जीवन दास उसे ऐसा करने की अनुमति देता। इससे पहले ही उसकी पत्नी भगवंती उसे यह आक्षेप लगाती है
कि एक तो यह पहले ही से इस लूले निकम्मा गोविंद पर खर्चा कर रहे हो, ऊपर से इसकी माँ एक और लड़की को लेकर आ गई। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर पार्वती कहती है कि यह यहाँ घर का काम करेगी और बदले में इसे एक आश्रय मिल जाएगा। तब जीवनदास अपने अनुज वधू को राधा को अपने घर में रखने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद राधा पार्वती के साथ रसोई घर में चली जाती है। यहाँ वह पार्वती से पूछती है कि उसकी जेठानी क्या हमेशा ऐसी ही कड़वी बातें बोला करती हैं। इस पर पार्वती उससे उसकी बात को दिल पर नहीं लेने की हिदायत देते हुए कहती है कि दीदी बड़ी है, ऐसे में मुझे कुछ कह देती है तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब यह गोविंद को लेकर अपशब्द बोलती है तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तभी गोविंद भी वहाँ आ जाता है और एक लोटा में रखे पानी को पीने का प्रयास करने लगता है। गोविंद को कठिनाई से पानी पीते हुए देख राधा उसे पानी पीने में मदद करती है। राधा मन ही मन गोविंद को चाहने लगती है और गोविंद को भी राधा की संगति भा जाती है। एक दिन जीवनदास भक्ति रस का दोहा गुनगुनाते हुए स्नान कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी भगवंती वहाँ आ जाती है और उसके शरीर को मलमल कर अच्छी तरह से नहलाने लगती है। इस पर जीवनदास कहता है कि आज क्या सूरज पश्चिम में उगा है, जिस वजह से वह इस तरह इस पर खूब प्यार उड़ेल रही है, वरना अन्य दिनों में तो इसे इसकी सिर्फ कर्कश बातें ही सुननी पड़ती थी। तब वह अपने दिवंगत भाई के बेटे नौरंगी, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, और बेटी नीलिमा, जिसकी भूमिका मुमताज ने निभाई है, कि विदेश से लौटकर यहाँ आने की बात करती है। इस पर जीवनदास बहुत अच्छी बात है कहकर चुप हो जाता है। इसे चुप देखकर इसकी पत्नी भगवंती बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि उसने पत्र में तुम्हारी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसे फूफा की संगति बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे में वह यहाँ आकर उनके साथ ही रहेगा। इस पर जीवनदास अपनी पत्नी का मुंह देखने लगते हैं। तब वह कहती है कि वैसे तो उसके पास रहने के लिए ढेरों जगह है, लेकिन वह हम लोगों के प्यार के खातिर यहीं रहना चाहता है। फिर वह अपने पति जीवनदास से पूछता है कि बोलो उसे पत्र के उत्तर में क्या लिख दूं। इस पर जीवनदास कहता है कि मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा, तुम करोगी तो वही जो तुम्हारे जी में आएगा। ऐसे में लिख दो कुछ दिन यहाँ आकर रहे और उसके उपरांत यहाँ से चला जाए। निश्चित दिन जब नौरंगी अपनी बहन नीलिमा और एक अन्य आदमी के साथ अपनी फूफी के घर आ रहा होता है तो रास्ते में गोविंद और राधा को एक ग्रामीण मेले में समूह नृत्य करते हुए देखता है। राधा की सुंदरता देख जब वह राधा को छेड़ने का प्रयास करता है तब गोविंद उससे भिड़ जाता है। तब नौरंगी मामले की नज़ाकत को समझते हुए चुपचाप अपने फूफी के घर की तरफ आने लगता है। गोविंद और राधा भी उसके साथ साथ यहाँ आते हैं। नौरंगी और उसकी बहन को देखकर जीवनदास की पत्नी भगवंती खूब प्रसन्न होती है और फिर उसे लेकर अपने पति जीवनदास के पास आ जाती है। भगवंती अपने पति जीवनदास से नौरंगी और उसकी बहन नीलिमा का परिचय करवाती है और उसकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। तब गोविंद रास्ते में राधा को छेड़ने के बाद उसके और अन्य ग्रामीणों के द्वारा उसकी हुई पिटाई की बात कहने लगता है, जिसे सुनकर नौरंगी अपनी फूफी को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। यहाँ वह फूफा को यह कहकर कंजूस बताता है कि उसने अभी तक इसे एक संतान तक नहीं दिया। इसके बाद वह खुद को मॉडर्न और यहाँ के लोगों को पिछड़ा और असभ्य बताता है। इस पर उसकी फूफी एक बार फिर गोविंद पर ताना मारते हुए उसके भाई श्याम, जिसकी भूमिका सुदेश कुमार ने निभाई है और जो इस समय शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसके सभ्य होने की बात उसे बताती है। यह सुनकर नौरंगी कहता है कि उससे मिलकर इसे भी बड़ी खुशी होगी। एक दिन जब राधा घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है तब वह नौरंगी के कमरे में भी झाड़ू लगाने जाती है। उसे अकेली देख नौरंगी बातों ही बातों में उस पर अपने प्रेम का डोरा डालने लगता है। राधा भी उससे इस तरह की बातें करने लगती है मानो वह भी उससे प्रेम करती है। तब नौरंगी दरवाज़ा बंद करने की बात कहकर उसके साथ रंगरेलियाँ मनाना चाहता है। राधा भी उसे घर की दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह से लगा देने के लिए कहती है। दरवाजे की कुंडी लगाकर जैसे ही नौरंगी खुशी खुशी राधा के पास अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए आता है, तभी राधा अपने हाथों में पकड़े झाड़ू से उसे दनादन पीटने लगती है। राधा के पीटने पर नौरंगी इधर उधर भागने लगता है। इस आवाज़ को सुनकर गोविंद जीवनदास के साथ वहां आ जाता है। तब राधा कुंडी खोलकर वहां से चली जाती है। गोविंद नौरंगी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए उससे इस घटना को लेकर उसके फूफा और अपने ताऊ जीवनदास के सामने उसके साथ घटी घटना का वर्णन करने के लिए कहता है। तब नौरंगी गुस्से से फुफकारते हुए अपनी फूफी के पास चला जाता है। यहाँ वह अपनी फूफी से अपने फूफा और गोविंद का सह पाकर इस प्रकार से घर के नौकरानी के द्वारा अपमानित होने की बात बताते हुए यहाँ से चले जाने की बात करता है। ऐसा कहकर वह वहाँ से नीलिमा और अपने साथ आए हुए उस व्यक्ति के साथ जाने का नाटक करने लगता है। इस पर जब उसकी फूफी अपने पति जीवनदास से उसे रोकने के लिए कहती है तो जीवनदास कहता है कि अच्छा ही है कि वह यहाँ से जा रहा है। तब गोविंद भी अपने ताऊ की हाँ में हाँ मिलाते हुए
इस समय को जाने की शुभ मुहूर्त होने की बात बता देता है। इससे नौरंगी और भड़क जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सामने से श्याम आता दिखाई पड़ता है। तब उसकी फूफी भगवती श्याम से सारी बातों को बताते हुए नौरंगी को रोकने के लिए कहती है। अपने ताई की बात मान श्याम नौरंगी से लौट आने की प्रार्थना करते हुए अपने ताऊ और भाई गोविंद से घर आए मेहमान के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करने की बात कहता है। यह सुनकर नौरंगी श्याम की प्रशंसा करते हुए कहता है कि देखो, एक पढ़े लिखे लोग की यही खासियत होती है। ऐसे में इसकी बात मानने के लिए मुझे वापस इस घर में आना ही पड़ेगा। फिर नौरंगी श्याम को भी लेकर उस कमरे में चला जाता है जहां वह रहता है। श्याम के इस प्रकार से नौरंगी के साथ चले जाने को लेकर गोविंद अपने ताऊ से कहता है कि श्याम पहले ऐसा कभी नहीं करता था। आज तो इसने अपनी माँ तक को भी प्रणाम नहीं किया और ऊपर नौरंगी के साथ बैठा हुआ है। फिर वह श्याम को बुलाने के लिए ऊपर चला जाता है। श्याम यहाँ नीलिमा की खूबसूरती देखकर उस पर रीझ जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। तभी गोविंद वहाँ आ जाता है। गोविंद को वहाँ देख नौरंगी गोविंद को दुत्कारने लगता है, लेकिन गोविंद द्वारा माँ को प्रणाम करने की बात कहने पर श्याम नौरंगी से जल्दी माँ को प्रणाम कर लौटने की बात कहकर वहाँ से चला आता है। श्याम को आने में देरी होता देख नौरंगी खुद ही श्याम के पास चला आता है और यहाँ उसे आलू भरे परोठे खाते हुए देख टिप्पणी करता है कि वह इतना पढ़ा लिखा होकर भी अभी तक गांव के पुराने ढर्रे पर बनने वाली आलू भरे पराठा ही खा रहा है। यह सुनकर गोविंद उसे इस तरह यहाँ आने को लेकर ताना मारते हुए इस रोटी में माँ की ममता मिली हुई होने की बात करता है। इसके बाद नौरंगी श्याम से यह कहकर कि चलो, वहाँ तुम्हारे प्यार में नीलिमा टोस्ट मक्खन लेकर तुम्हारे साथ खाने का इंतजार कर रही है, उसे अपने संग आने का इशारा करता है। इसके बाद श्याम वहाँ से उठकर नौरंगी के साथ नीलिमा के पास चला आता है। श्याम की यह हरकत देख गोविंद अपनी माँ से श्याम पर विशेष नज़र बनाए रखने की बात करता है और वहाँ से अपना काम करने चला जाता है। अपने फूफी की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से नौरंगी अपनी बहन नीलिमा की शादी श्याम के साथ करने का षड्यंत्र रचता है। इस षड्यंत्र के तहत वह अक्सर नीलिमा और श्याम को एकांत में बात करने का अवसर उपलब्ध कराता है। जब श्याम पूरी तरह से नीलिमा के प्यार में गिरफ्त हो जाता है, तब नौरंगी अपनी फूफी को लेकर अपने फूफा जीवन दास और उसके भाई शंकर लाल के पास आकर नीलिमा और श्याम की शादी जल्दी करने का प्रस्ताव रखता है। यह सुनकर उसका फूफा जीवन दास उससे कहता है कि अभी जब तक गोविंद की शादी नहीं हो जाती है, क्योंकि वह बड़ा है, तब तक श्याम की शादी नहीं हो सकती है। अपने इस चाल में फिलहाल असफल हो जाने के बावजूद नौरंगी अपना प्रयास नहीं छोड़ता है। इस क्रम में एक दिन वह जानबूझकर गोविंद को जलाने के लिए जब गोविंद वहाँ रहता है, तब नीलिमा से प्यार कर रहे श्याम से कहता है कि अब वह नीलिमा से प्यार करना छोड़ दे, क्योंकि गोविंद के रहते इस दोनों की शादी नहीं हो सकती और इसके इंतजार में कि कब गोविंद की शादी होगी वह अपनी बहन को कब तक कुमारी बैठाए रखेगा। और फिर उस लूले गोविंद के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कौन देगा, जो दोनों हाथों से उसकी बेटी को पकड़ भी नहीं सकेगा। नौरंगी का यह दांव ठीक निशाने पर लगता है। नौरंगी द्वारा कही गई इस मर्मस्पर्शी बात को सुनकर गोविंद श्याम और नीलिमा के प्यार के बीच दीवार बनना नहीं चाहता और न ही वह किसी लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। काफ़ी देर तक इस उधेड़-बुन में डूबते उतराते रहने के पश्चात गोविंद अपनी इस लीला को ही समाप्त कर देने का मन बना लेता है। जब गोविंद कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए उद्यत हो रहा होता है, तभी अंतिम क्षण में राधा वहां आकर उसे बचा लेती है। इस पर गोविंद राधा से पूछता है कि उसने इसे क्यों बचाया। अब यह किसी काम का नहीं बचा। यह श्याम और नीलिमा के विवाह के मार्ग का बड़ा कांटा बन गया है, क्योंकि इस लूले से कौन शादी करेगा और फिर वह किसी लड़की के संग ब्याह कर उसका जीवन भी तो बर्बाद करना नहीं चाहता, और ऐसे में श्याम और नीलिमा की शादी नहीं हो सकती। इस पर राधा यह कहते हुए गोविंद से ब्याह करने के लिए तैयार हो जाती है कि वह तन मन से इसे प्यार करता है और मन के प्यार को ज़्यादा महत्व देती है और पूरे तन मन से इसे चाहती भी है। इसके बाद गोविंद और राधा की तथा श्याम और नीलिमा की शादी पूरे धूमधाम के साथ कर दी जाती है। गोविंद और श्याम दोनों को एक एक संतान होता है। गोविंद का बेटा स्वस्थ होता है, जबकि श्याम का बेटा विकलांग होता है। नौरंगी पहले तो राधा और गोविंद पर तरह तरह की विपत्तियां कसकर आपस में इस परिवार को लड़ाना चाहता है, लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं होता है, तब वह अपनी फूफी को बंटवारे के लिए भड़का देता है और उसके जरिए फूफा पर जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए दबाव बनाने लगता है। इसका फूफा जीवनदास अपनी पत्नी भगवंती को समझाता है कि इस दोनों के बाद उसके हिस्से की संपत्ति को भोगने वाला भी तो कोई नहीं है। इस पर भगवंती अपने साथ श्याम के होने की बात बताती है। जीवनदास अपनी पत्नी भगवंती के लाख कहने पर भी वो अपनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता है।
इसका भाई शंकर या भतीजा गोविंद भी इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता है। तब नौरंगी एक दिन अचानक पंचों को बुलाकर जबरन अपने फूफा की जमीन जायदाद को 2 भागों में बंटवा देता है। वह इतना पर भी नहीं रुकता, बल्कि पंचों से कहकर शंकर के हिस्से में गई जमीन को भी गोविंद और श्याम के लिए 2 भागों में बंटवा देता है। गोविंद जब श्याम से ऐसा नहीं करने के लिए कहता है तो श्याम भी नौरंगी की बातों में आकर उसे टका सा जवाब दे देता है कि यह अब उसके साथ मिलकर नहीं रहेगा, क्योंकि उसने घर की नौकरानी के साथ शादी कर ली है। जमीन जायदाद के बंटवारे के साथ ही इस घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर 2 भागों में घर को विभाजित कर दिया जाता है। एक भाग में नौरंगी अपने फूफा जीवनदास, फूफी भगवंती, बहनोई श्याम और बहन नौरंगी के साथ रहता है, और दूसरे भाग में जीवनदास का भाई शंकर अपनी पत्नी पार्वती, बेटा गोविंद और उसकी पत्नी राधा के साथ रहता है। बंटवारे के बावजूद जीवनदास अपने भाई शंकर, भतीजा गोविंद और उसके परिवारजनों से प्रेम करते रहता है, और ये लोग भी जीवनदास से प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि बंटवारे के बाद जब शंकर बीमार पड़ जाता है और उसकी आर्थिक हालत खराब हो जाती है तो जीवनदास ही वैद्य के पास उसके इलाज के लिए पैसे दे जाता है, और घर में किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होने देता है। अपनी फूफी की जमीन हड़पने के बाद अब तक की योजना की सफलता से नौरंगी काफ़ी उत्साहित होकर यहाँ रहते हुए अपने आगे की योजना बनाने में मगन रहता है। तभी एक दिन रजिस्ट्री श्याम के नाम आती है। पहले तो नौरंगी और श्याम इस रजिस्ट्री के जमीन के बंटवारे से जुड़ी कानूनी नोटिस होने की आशंका से इस रजिस्ट्री को देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब श्याम इस रजिस्ट्री को खोलकर देखता है तो इसमें उसकी नौकरी पक्की होने और जल्दी से ज्वाइन करने की बात लिखी होती है। नीलिमा और नौरंगी से विदा लेकर श्याम नौकरी ज्वाइन करने शहर आता है और यहाँ आकर उस नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। श्याम के यहाँ से चले जाने के बाद नौरंगी अब जल्दी जल्दी अपनी फूफी की संपत्ति हड़पने की अपनी योजना को अंजाम देने में जुट जाता है। फूफी को अपने पूरे प्रभाव में लेने के लिए वह सिंगापुर में होने वाले कार्निवाल का वर्णन अपनी फूफी के समक्ष काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर करता है और इससे बहुत आमदनी होने की बात बताता है। जब उसे लगता है कि उसकी फूफी पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ गई है, तब वह अपनी फूफी को अपने हिस्से की ज़मीन का बड़ा भाग बेचकर उसके पैसे से यहाँ कार्निवल आयोजित करने की बात करता है और उसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। नौरंगी के अनुसार जब उसकी फूफी अपने पति जीवनदास के पास जाकर कार्निवाल में बड़ी कमाई होने की बात बताते हुए ज़मीन को बेचने वाले कागजात पर दस्तखत करने के लिए कहती है, तो इच्छा नहीं होने के बावजूद जीवनदास उस कागज पर हस्ताक्षर कर देता है। इस कार्निवाल में नौरंगी 2 लड़कियों को भी नियुक्त करता है। वासना का शिकार होकर नौरंगी इन दोनों पर अपना डोरा डालने लगता है, तो वहीं वह दोनों लड़कियां भी दिखावे के लिए और उसकी संपत्ति का थाह लेने के लिए उसके काफ़ी निकट आ जाती है। अनाथ होने की बात कहकर वह अपना खुद का पता नहीं बताती। इस कार्निवाल के आयोजन से नौरंगी को अच्छी आमदनी होती है और वह अपने सुखमय जीवन को लेकर बड़ा बड़ा सपना देखने लगता है। तभी वह दोनों लड़कियां नौरंगी की सारी कमाई लेकर वहां से चंपत हो जाती हैं। कार्निवाल में कमाए गए पैसे के साथ उन दोनों लड़कियों के इस प्रकार से अचानक भाग जाने की वजह से नौरंगी को अपनी सारी योजनाओं पर पानी फिरता दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि पूरे शहर में या आगे भी कार्यक्रम के जारी रहने की बात को पहले ही से प्रचार करवा चुका है। तब उसे श्याम की याद आती है, जिसने हाल ही में शहर में नौकरी करना शुरू किया है। नौरंगी उन दोनों लड़कियों द्वारा इसकी सारी कमाई लेकर भाग जाने की बात श्याम को बताते हुए उससे 10,000 रुपये मांगता है। श्याम इतने पैसे उसके पास नहीं होने की बात करता है। तब वह श्याम के पास मौजूदा कार्यालय के पैसे को ही इसे देने की बात करते हुए तर्क देता है कि अगले ही दिन वह इसे लौटा देगा, जिससे किसी को इस राज का पता भी नहीं चलेगा और उसकी काम भी बन जाएगी। इच्छा नहीं होने के बावजूद श्याम नौरंगी को कार्यालय के पैसे में से 10,000 रुपया दे देता है। पैसे की व्यवस्था होने के बाद अब नौरंगी के समक्ष एक दूसरा बड़ा प्रश्न यह है कि उन दोनों लड़कियों के चले जाने के बाद यह अपने कार्यक्रम को किस रूप में जारी रखे। तब उसके मन में इस कार्निवाल में हाथी का एक शो दिखाने का विचार आता है। इस विचार के आते हुए एक हाथी खरीद लेता है। हाथी बेचने वाला इसे बताता है कि इसका हाथी अपनी सूंड में एक बच्चे को लेकर उसे हवा में फेंक कर और फिर वापस सूंड में लेने की कला में माहिर है। ऐसे में वह हाथी के मालिक को कुछ दिन यहाँ रुककर पैसे के बदले सर्कस में हाथी का यह कौतुक भरा प्रदर्शन करने के लिए राजी कर लेता है। अब नौरंगी के समक्ष दूसरी समस्या यह है कि वह हाथी के द्वारा उठाए जाने वाले बालक का प्रबंध कैसे करे। पहले तो वह पैसे देकर महिलाओं से अपने बच्चा इस खेल के वास्ते देने के लिए कहता है, लेकिन जब सब की सब महिलाएं उसके द्वारा इस दिए गए इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती हैं,
तब वह एक नई योजना बनाकर गोविंद के बच्चे को चोरी छुपे लाकर इस खेल को जारी करने की योजना बना लेता है। इस क्रम में पहले वह गोविंद, राधा, शंकर और अन्य लोगों को घर से हटाने के उद्देश्य से उसके खेतों की फसल में आग लगा देता है। जब यह सब घर से निकलकर खेतों की ओर चले जाते हैं तब नौरंगी चुपके से गोविंद के बेटे को लेकर खिसक जाता है। उधर खेतों में आग बुझाने के क्रम में गोविंद को नौरंगी के साथ रहने वाला वह आदमी दिख जाता है। गोविंद जब गांव वाले के साथ उसकी पिटाई करने लगता है तब वह इन लोगों से कहता है कि मुझे क्या पीटते हो, मुझे पीटना छोड़कर जाकर गोविंद के बच्चे को बचा लो, जिसे नौरंगी हाथी के सूंड में देकर हवा में उछलने वाला करतब करवाने वाला है। तब सब उसके कहे अनुसार नौरंगी का पीछा करने लगते हैं। गोविंद नौरंगी से अपने बच्चों को छीनने लगता है। तब नौरंगी उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन तभी एक कमाल होता है, गोविंद के लूले हाथों में भी जान आ जाती है और वह उठकर नौरंगी को पीटने लगता है। तब तक इसके पिता शंकर, ताऊ जीवन दास, उसकी ताई, माँ और अन्य ग्रामीण भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर सब मिलकर नौरंगी को पीट कर उस बच्चे को वापस ले आते हैं। घर वापस आकर ये लोग उस घर की दीवार को भी पूरी तरह से गिरा देते हैं और मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म खानदान की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।